हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो टॉपिक थोड़ा सा मिसकंटिन्यू रहा। अब हम इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पिछली पॉइंट में बता दिए थे। लास्ट जो हमारा चल रहा था स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट का पॉइंट चल रहा था, तो मैं इसी को पूरा कंप्लीट करती हूँ। कहते हैं कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कब बनाई जाती है? जब स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी। और पब्लिक कंपनी के लिए बहुत मैंडेटरी होता है कि एक कंपनी को जो बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी व्यापार शुरू करने का जो सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होती है, दैट इज द स्टैट्यूटरी मीटिंग। लेकिन प्राइवेट कंपनी को ये एक एग्जाम्पशन और प्रिविलेजेस मिल गया है। एग्जाम्पशन का मतलब छूट और प्रिविलेजेस का मतलब विशेष अधिकार। ये एक उसे विशेष राइट मिला है, स्पेशल राइट मिल गया है। और एक एग्जाम्पशन यानी छूट मिल गई है एक प्राइवेट कंपनी को, देयर इज नो नीड टू ऑर्गेनाइज अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। और अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज करने का है तो सीधी सी बात है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी नहीं बनानी है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्राइवेट कंपनी को एक स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाने से छूट दे दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एक मीटिंग जब होती है तो उसमें जो प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं, चाहे वो वर्चुअल मेंबर्स हों या वो फिजिकल मेंबर्स हों, दे हैव अ वोटिंग राइट्स। ठीक बात है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि वोटिंग की डिमांड कितने लोग कर सकते हैं। वोटिंग की डिमांड ऑफ वोटिंग। तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग जो वोटिंग की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी को ये एक मैंडेटरी होता है कि विदाउट हैविंग द 5 वोटिंग डिमांड्स देयर इज नो नीड ऑफ वोट। अगर 5 लोग होंगे वो और वोटिंग की डिमांड करेंगे तो ही वोटिंग होगी, अदरवाइज वोटिंग नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है, 2 लोगों ने भी अगर वोटिंग की डिमांड कर ली ना तो वोट किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पशन मिल गया है कि 5 लोग होंगे तभी वोट हो, जरूरी नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को ये एक एग्जाम्पशन है कि 2 वोटिंग डिमांड होने पर भी वोट किया जा सकता है। ठीक बात है। किसी भी मीटिंग में वोटिंग ये एक इम्प्रेशन होता है। अगर किसी बंदे को कोई ऑब्जेक्शन है किसी बिल पास करने पर या किसी कोई प्रोविज़न पर, तो वो अपना उस मीटिंग में प्रेजेंट होते हुए अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको बोलते हैं वोटिंग की डिमांड। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो वोटिंग की डिमांड की जाती है, ताकि कि एक क्लियर कट डिस्कशन आ सके। तो प्राइवेट कंपनी के केस में 2 वोटिंग डिमांड्स होने पर भी वोटिंग की जा सकती है, और पब्लिक के केस में 5 कम से कम वोटिंग डिमांड्स आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे पॉइंट पे आता है कोरम। कोरम बहुत अच्छे से आप लोग फेमिलियर होंगे अगर थोड़ा सा भी कंपनी लॉ को ढंग से पढ़ा है तो। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। हिंदी में कोरम को बोलते हैं कार्यवाहक संख्या। क्या बोलते हैं? कार्यवाहक संख्या। तो कोरम ये कहता है एक प्राइवेट कंपनी के केस में कार्यवाहक संख्या होती क्या है। एक मीटिंग जब ऑर्गेनाइज करनी है तो कार्यवाहक संख्या, अगर कोरम फिल नहीं होना तो मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाती है। और कोरम कितने लोगों से फिल किया जाएगा, क्या क्या कोरम होगा, ये मेंशन होता है हमारे एमओए में। किसमें? एमओए में मेंशन किया जाता है। किसी भी कंपनी के एमओए में मेंशन होगा कि कोरम कितना होगा। हाँ, एक जो एक जनरल केस होता है, 2/3 नंबर ऑफ मेंबर्स। कितना? 2/3 नंबर ऑफ मेंबर्स कोरम के लिए माना गया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 90 पीपल है तो करीबन 60 पीपल जो होंगे वो कोरम माना जाएगा। 60 से कम लोग हैं, मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं एमओए में अगर परसेंटेज या पार्शियल या नंबर किसी भी चीज़ में अगर मेंशन कर दिया तब तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं हैं या विपरीत प्रावधान नहीं है। विपरीत प्रावधान का मतलब होता है अगर एमओए साइलेंट है तब तो कंपनी एक्ट बोल रहा है 2/3 पीपल होने चाहिए कोरम के लिए, तो वही फॉलो होंगे। लेकिन अगर कंपनी एक्ट तब साइलेंट नहीं रहेगा जबकि एमओए में मेंशन नहीं है। अगर एमओए में मेंशन हो गया कि भाई मान लीजिए 2 लोग ही हैं, वो कोरम फिल करते हैं और मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, तो कंपनी एक्ट साइलेंट है। बात फिर से सुनिएगा। मान लेते हैं कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो है 12। कितने? 12। ठीक बात है। अगर हम बात करेंगे 2/3 पीपल की तो ये होते हैं 8। कितने? 8 होते हैं। लेकिन अगर उस कंपनी के एमओए में ये कह दिया कि 2 लोग भी अगर होंगे ना, उन 12 लोग में से 2 लोग भी अगर होंगे ना, तो भी कंपनी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाएगी।
तो अगर अब वहाँ 5 लोग हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब 8 लोग होने चाहिए थे एक मीटिंग के वैलिड होने के लिए। क्यों नहीं कह सकते आप कि ये इनवैलिड है? क्योंकि उन्होंने सीधी सीधी कह दी थी बात कि 2 लोग भी अगर हुए तो कोरम फिल माना जाएगा। तो कोरम के मामले में एक एग्जम्पशन मिली है प्राइवेट कंपनी को कि कम से कम केवल 2 लोग भी हो गए ना तो कोरम फिल हो जाएगा। जबकि कि प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट में पब्लिक कंपनी को 5 लोगों के कोरम का फिल करना ही पड़ता है, मिनिमम टू मिनिमम। समझ रहे मेरी बात को? तो प्राइवेट कंपनी में ये एग्जाम्पशन मिल गया कि 2 लोग के होने से भी कोरम फिल होता है और कोरम फिल होते ही कंपनी की मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। ठीक, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। ध्यान देना, जब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, मैंने अभी स्ट्रेचर मीटिंग बताई आपको, अब मैं एक और मीटिंग लिख रही हूँ एजीएम, और एक और मीटिंग लिख रही हूँ ईजीएम। क्या? एजीएम और ईजीएम। आप कोई भी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपको एजीएम और ईजीएम पता ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर से बोल रही हूँ, देखिएगा, इसको बोलते हैं साधा आम सभा, जो वार्षिक सभा होती है उसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं असामान्य साधारण सभा। ठीक बात है। असामान्य साधारण सभा अपने आप में असाधारण वर्ड जुड़ा हुआ है, इसमें ध्यान देने की बात है। तो अगर असाधारण सभा है इसका मतलब किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसा हुआ होगा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसा हुआ होगा तभी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। लेकिन जो जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, वो हर साल के एक बार होगी, पूरे एनुअली वो एक बार ऑर्गेनाइज होती है। तो ध्यान देना, एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, इसकी हमेशा एक मीटिंग जब ऑर्गेनाइज होती है तो इसकी सारी रिपोर्ट जो होती है आरओसी में भेजी जाती है। अब आरओसी क्या है? देखो, मैं हमेशा एब्रिविएशन में बात करूंगी। क्यों बात करूंगी? क्योंकि ये ज़रूरी है आपको कि जब भी आप कोई कंपनी लॉ का आंसर अटेम्प्ट करो तो एब्रीविएशन में आंसर लिखो, और केवल एब्रीविएशन में आंसर नहीं लिखना है, एब्रीविएशन को फुल फॉर्म में शो भी करना है, और यही आपके स्कोरिंग पॉइंट्स हैं। अगर आप सीधा लिख दोगे ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा? जब आप आरओसी लिखोगे, और आरओसी लिखते ही एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि इन्हें वो शॉर्ट फॉर्म्स पता है, इन्हें वो पता है कि कंपनी के रजिस्ट्रार के अलावा इसे आरओसी बोला जा रहा है, जबकि वही चीज़ है वो। पर आपका स्टाइल सेट करने की एक आदत होनी चाहिए आपको। तो आरओसी के पास में आपको मैं बता दूं 3 कॉपी भेजनी पड़ती है हर चीज़ की। 3 कॉपीज किस किस चीज़ की भेजी जाएगी? देखिए, चाहे वो मीटिंग का नोटिस हो, चाहे वो मीटिंग का एजेंडा हो, चाहे वो कोरम हो, चाहे वो उसके प्रेजेंट और एब्सेंट मेंबर्स का लिस्ट हो, चाहे वो उसके मिनट्स हो, समझ रहे हो मैंने, वो हर चीज़, इवन चाहे वो प्रॉक्सीज हो, कितने प्रॉक्सी आए, कितने मिनट्स, किस तरह के मिनट्स बने, किसने क्या सजेशन दिया, इन सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट बनती है उसकी 3 कॉपी आरओसी के पास में भेजी जाती है। अब पॉइंट क्या है? एक प्राइवेट कंपनी को मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी और उसके रिपोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, मिनट्स भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो मीटिंग का प्रोसीजर है ना, उसमें केवल आरओसी तक ही उसे ये कॉपीज भेजनी है, जनता को भेजने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, जनता को नहीं भेजनी। जबकि पब्लिक कंपनी के लिए पता है क्या होता है, क्योंकि आप लोगों से ही तो पैसा ले रहे हो, तो लोगों को अगर आप अपने मीटिंग के मिनट्स नहीं भेजोगे या मीटिंग के रिपोर्ट्स नहीं भेजोगे तो जनता को क्या पता चल रहा है? जिन लोगों ने अपना पैसा उस कंपनी में लगाया उनको क्या मालूम चल रहा है कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, किस चीज़ों के प्रोविजंस पास हुए, कौन से बिल पास हुए, किन चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किन चीज़ों के ऑब्जेक्शंस रेज हुए। पॉइंट इज दिस कि एक प्राइवेट कंपनी को छूट मिली है, एग्जेम्पशन मिली है, या कहना चाहिए एक प्रिविलेज मिला है, यानी कि विशेष अधिकार मिला है कि उसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक पब्लिक कंपनी को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक बात है? तो ये वाला पॉइंट समझ में आता है, प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। मगर एक बात ध्यान रखनी है आपको, आरओसी को तो उसे वो रिपोर्ट भेजनी ही हो पड़ेगी। मतलब आरओसी को तो पब्लिक कंपनी को भी अपनी रिपोर्ट भेजनी है और प्राइवेट कंपनी को भी भेजनी है, लेकिन पब्लिक को इशू करने की ज़रूरत नहीं है उस मीटिंग के प्रोसीजर को। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक पॉइंट्स और बता रही हूँ। एक पॉइंट बताती हूँ आपको, रेम्यूनरेशन। क्या? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है? हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, रेम्यूनरेशन को बोलते हैं हम पारिश्रमिक। किसका पारिश्रमिक? ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टर्स हैं, उनका पारिश्रमिक मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा डायरेक्टर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉइज। ठीक है, कोई मालिक नहीं होता कंपनी का, तो जो मालिक, ये जो संचालक हैं जिसको बोल रहे हैं डायरेक्टर्स, उनके पारिश्रमिक को अगर प्लस माइनस करना है तो उसे
रजिस्ट्रार को भी भेजना पड़ेगा, उसे एमओए में चीज़ें मेंशन भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी रेम्यूनरेशन जो बात कह रहे हैं अपन यहाँ पे, रेम्यूनरेशन चाहे वो डायरेक्टर्स का हो या वो जनरल मैनेजर का हो या वो प्रमोटर्स का हो, देयर इज़ नो नीड टू मेंशन एनी रेम्यूनरेशन और एनी कंसेंट। किसी कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको मैं बता दूँ, एक पब्लिक कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ कि एक पब्लिक कंपनी को और एक गवर्नमेंट कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये उसका छूट हुई कि नहीं हुई, ये उसका विशेष अधिकार हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें, दोनों शब्द अपने पैरेलल चलाते रहना है दिमाग में कि हाँ ये उसकी छूट है, हाँ ये उसका विशेष अधिकार है। तो एक प्राइवेट कंपनी के पास में एक विशेष अधिकार हो गया ना कि उसके डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का कोई भी रेम्यूनरेशन के लिए प्लस या माइनस करना हो या नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को प्लस या माइनस करना हो, तो उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिल पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैटर होता है, ठीक है। हाँ, म्यूचुअल कंसेंट ज़रूरी होगी, ये मैं बता दूँ आपको, म्यूचुअल कंसेंट के बगैर कोई काम नहीं होगा। अगर एक कंपनी में वन साइडेड मैटर होगा तो वो हमेशा इनवैलिड माना जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी टॉपिक विद द प्राइवेट कंपनी, ठीक बात है। चलो आगे बात करते हैं। एक आता है मेंबर लिस्ट, यहाँ दीजिएगा, मैंने कोरम की बात करी थी, अब आगे बात कर रही हूँ मेंबर लिस्ट। बाई चांस मुझसे ये स्किप हो गया था। मेंबर लिस्ट क्या है? मेंबर लिस्ट का मतलब है सदस्यों की सूची। एक प्राइवेट कंपनी में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, मान लेते हैं कि 10 लोग हैं। इनकी लिस्ट क्या उसे आरओसी को भेजनी पड़ेगी? बिल्कुल भेजनी पड़ेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो इनकॉर्पोरेशन का, तब तो देनी ही पड़ेगी ना भाई। मगर मुद्दा ये है, अगर आगे आने वाले समय में, मान लेते 10 साल बाद, उस कंपनी के मेंबर्स में कोई प्लस या माइनस हुआ, कोई मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया या कोई हटना चाहता है तो, या कोई नया अंदर आना चाहता है तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स में ऑल्ट्रेशन हुआ है, क्या वो लिस्ट उसे हर बार भेजनी पड़ेगी आरओसी के पास? नो नीड। छूट है उसे इस चीज़ से कि उसे बार बार अपने मेंबर लिस्ट को शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? जबकि पब्लिक कंपनी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी ऑल्ट्रेशन अगर किया है ना एमओए में या एओए में, कोई भी एक छोटा सा ऑल्ट्रेशन भी किया है ना, इट शुड बी रिपोर्टेड टू द आरओसी। इट शुड बी, ध्यान दीजिएगा, इट शुड बी। तो इट शुड बी रिपोर्टेड, यहाँ पे इट शुडंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी रिपोर्टेड। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। एक दो पॉइंट्स और है जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मैं उनको भी आपको मैं बता देती हूँ। एक आपको ये याद रखना है कि केंद्रीय सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, उसका इंटरफेरेंस प्राइवेट कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिन जिन मुद्दों पे एक पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है या इंटरवेन करती है, उन सभी मुद्दों पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी के मैटर्स पे इंटरवेन नहीं भी करती है। तो ये एक प्रिविलेज है या नहीं है? ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बता देती हूँ, जो हमारा P&L अकाउंट है या जो बैलेंस शीट है ना, उसका क्या पब्लिक इशू जारी होगा? तो वो ये कहता है इसका भी पब्लिक इशू जारी करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि कि एक प्राइवेट कंपनी की जो प्राइवेसी है ना, वो मेंटेन रह सके। एक प्राइवेट कंपनी की प्राइवेसी को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे अपनी बैलेंस शीट और उसे अपने P&L अकाउंट को पब्लिकली इशू करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो प्रॉस्पेक्टस है, मैंने इस जगह पे मैंने बताया था आपको, जो प्रॉस्पेक्टस है ना, उस प्रॉस्पेक्टस को पब्लिकली इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, क्योंकि वो शेयर कैपिटल इशू नहीं करती। तो प्रॉस्पेक्टस में तो आता है P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसका मतलब जब प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पब्लिक P&L अकाउंट और बैलेंस शीट भी नहीं इशू करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट इसके साथ रेलेवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक पॉइंट को याद करने से 2 पॉइंट नए अपने आप याद हो रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पे कहता है कि जो अपने प्रोसीजर है या बैलेंस शीट है या जो P&L अकाउंट है, इन सब चीज़ों को उसे पब्लिकली इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैंने ये बताया कि एक प्राइवेट कंपनी के कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं और कौन कौन से एग्जाम्पशंस हैं जो एक पब्लिक कंपनी को नहीं दिए गए हैं। पब्लिक कंपनी के लिए तो वो कंडीशंस हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए वो एग्जाम्पशंस हो गए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब आपके जब एग्जाम्स के लिए आप जो तैयारी कर रहे हो, इसके लिए ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस आप बहुत जनरली कर लोगे, बहुत आसानी से भी कर लोगे, लेकिन अगर वो तो आता है, ये नहीं आता ना, तो ये आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे।
मगर अगर ये याद हो गया ना तो उसका डिफरेंस भी आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने आप ही डिफरेंस ही क्रिएट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपको एक सजेशन है कि प्रिविलेजेस और एग्जाम्पशंस को आप बुक में थॉरोली पढ़ लो, मेरा इस वीडियो को देख लो, आपको मैं पूरी गारंटी दे रही हूँ, एश्योरेंस दे रही हूँ कि आपको लगभग ये पॉइंट 99% समझ आ जाएगा। अगर 1% फिर भी कहीं क्वेरी रह जाती है या कन्फ्यूजन होता है, यू आर वेलकम टू कमेंट इन माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू।